हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, कक्षा 11 का मैथ्स कर रहे हैं हम। तो बच्चों, हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसी चैप्टर के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आज भी। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज अनुक्रम तथा श्रेणी चैप्टर है। तो इसमें आपको क्या करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम कर रहे थे। इसी के क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे हैं अभी तक। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आपको याद होगा। हमने फॉर्मूले इसके रिवाइज किए हैं, कॉन्सेप्ट इसका हमने रिवाइज किया है। अब इसके क्वेश्चन आप आसानी से कर पाना चाहिए आपको। तो बच्चों, एक क्वेश्चन करेंगे हम, देखते हैं कि आपको कितना अभी तक समझ में आया है और कितने क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें बोला गया है, एक व्यक्ति की प्रथम वर्ष में प्रथम वर्ष में आय है 3 लाख रुपए तथा उसकी आय 10,000 रुपए प्रति वर्ष 19 वर्षों तक बढ़ती है। तो उसके द्वारा 20 वर्षों में प्राप्त आय ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि भाई किसी इंसान को, किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को आय मिलती है, ठीक है, और पहले वर्ष की जो उसकी आय है वो 3 लाख रुपए है। दूसरे वर्ष में उसकी आय कितनी हो जाएगी भाई, 10,000 रुपए प्रति वर्ष 19 वर्ष तक बढ़ेगी। मतलब हर साल बढ़ेगी 10,000 रुपए। तो दूसरे वर्ष में हो जाएगी 3,10,000, तीसरे वर्ष में 3,20,000, चौथे वर्ष में 3,40,000, ठीक है। तो ऐसे कर करके 19 वर्ष तक उनकी बढ़ती है। तो बताइए कि उसके द्वारा 20 वर्षों में प्राप्त कितनी आय होगी, कितनी जो उसकी आय है 20 वर्षों में कितनी आय उसको मिल जाएगी, ये आपको बताना है। तो बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आपको पता होना चाहिए भी, अगर ऐसे करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा ना, कि 3 लाख प्लस 3,10,000 प्लस 3,20,000, ऐसे कर करके 20 वर्षों में जितनी आय उसकी हुई है सबको ऐड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए हम इसको एपी के तरीके से करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से करेंगे। तो इसका अगर आपको फॉर्मूला आता है, सूत्र आता है, तो बहुत ही इजी है आपके लिए। तो सूत्र क्या होगा, देखिए इसमें आपको सम निकालना है ना, एसएन निकालना है। तो एसएन निकालेंगे। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स। जो भी आपका आंसर आता है आप चैट के माध्यम से भेजेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, ये जो एपी बन रहा है, यहाँ पे एक एपी फॉर्म हो रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे आप कि भाई प्रथम वर्ष में उसको 3 लाख मिलती थी, है ना। दूसरे वर्ष में उसको 3,10,000 मिलेगी, ठीक है, 3,10,000 दूसरे वर्ष में मिलेगी। तीसरे वर्ष में 3,20,000 मिलेगी। ठीक है, इसी तरह ये क्या होगी, बेसिकली इसमें आपको ऐड करते जाना है। तो ऐसे कर करके हमें आखिरी वर्ष में कुछ प्राप्त होगी आय। तो आपको ये बताना है कि भाई इसकी टोटल 20 वर्ष तक कितनी आय उसको प्राप्त होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो प्रथम पद है वो कितना है, प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं। किससे? ए से डिनोट करते हैं। जो प्रथम पद होता है ये है 3 लाख रुपए, ठीक है, 3 लाख है। फिर उसके बाद सार्वांतर क्या होगा इसका, ये दो चीज तो हम बता सकते हैं ना। सार्वांतर कितना होगा, ये डी से डिनोट होता है, इसको डी से डिनोट करेंगे, कितना होगा ये 10,000 रुपए होगा।
अब सार्वंतर आपको पता लग गया और आपको प्रथम पद पता लग गया। अब टोटल टर्म्स कितनी हैं, कुल पद इसमें कितने होंगे, तो ये जैसे पहले वर्ष है, ये दूसरे वर्ष है, ये तीसरे वर्ष है, ऐसे कर करके 20 वर्ष तक हमें पता करना है। मतलब यहाँ पे n का हमें पता लग गया कि 20 होगा, n 20 होगा। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, Sn तो निकालना है। Sn क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू b, यही होता है फॉर्मूला। तो आप S20 निकाल देंगे। S20 मतलब n की जगह आप 20 रख देंगे और a की जगह आपको पता है 3 लाख रखना है और d की जगह 10,000 रखना है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन अब काफी इजी हो गया है। इसको अब सॉल्व करके आंसर निकालिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या करना है, S20 रखना है। S20 n की जगह 20 हो गया, तो 20/2, 2 इंटू ए 3 लाख है, प्लस n फिर से 20 माइनस 1 इंटू डी 10,000 है। इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटिव पार्ट है, 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 10 इंटू 2 इंटू 3 लाख, तो ये 6 लाख हो जाएगा, प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू 10,000। आगे सॉल्व करेंगे, 10 इंटू 6 लाख प्लस 19 इंटू 10,000, 19,000 हो गया, 19 इंटू 10,000 1,90,000 हो गया। दस इंटू, अब देखिए इन दोनों को हम अगर ऐड करेंगे, 6 लाख प्लस 1,90,000, तो ये 7,90,000 हो जाएगा। और इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 79 लाख हो जाएगा। तो 20 वर्ष की आय कितनी होगी उनकी, 79 लाख रुपए। इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। देखिए अब हम कुछ चीज के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक चीज है समांतर माध्य। समांतर माध्य अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। समांतर माध्य बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। कुछ डिटेल्स डिस्कस करेंगे इसके बारे में ताकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओ। तो समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन होता क्या है ये जान लेते हैं पहले। तो भाई इसकी मैं सबसे पहले किसको कहते हैं समांतर माध्य, वो चीज मैं यहाँ पे उसकी डेफिनेशन में लिखना चाहूंगा।
तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके लिए क्या है कि दो संख्याओं, ठीक है, दो संख्याओं a तथा b के बीच माना एक संख्या a है। तो कोई दो संख्या है a और b, उसके बीच हमने मान लिया कि कोई संख्या कैपिटल A है, और स्मॉल a फिर कैपिटल A और b समांतर श्रेणी में हो, तो ये तीनों संख्याएं अगर समांतर श्रेणी में हो तो a को a और b का क्या बोला जाता है, समांतर माध्य कहते हैं। ठीक है, इस चीज को थोड़ा और हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए समांतर श्रेणी है हमारे पास, ये समांतर श्रेणी है, क्या, छोटा a फिर बड़ा A और B, ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि D क्या होता है। क्या आपको पता है D क्या होता है? D होता है भाई दूसरी टर्म माइनस पहली टर्म। देखिए इसको हम A1 बोल सकते हैं, इसको A2 और इसको A3, इस तरह से बोल सकते हैं। तो D क्या होता है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, यही होता है D। ध्यान से देखिए आप। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे A2 कैपिटल A है और A1 A है, तो इनकी जगह हम क्या रख सकते हैं, यहीं पे मैं लिखूंगा, इनकी जगह हम लिख सकते हैं कैपिटल A माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू B माइनस कैपिटल A, ये लिख सकते हैं। दोनों D हैं और दोनों बराबर हो सकते हैं, मतलब सार्वमांतर हमने इनका निकाला है अभी। फिर हम क्या करेंगे, अब यहां से हम a को एक तरफ लेके आ सकते हैं, तो a प्लस a और b प्लस a हो जाएगा। ये फर्दर इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो a प्लस a 2a इज इक्वल टू b प्लस a, और a यहाँ से आ जाता है, a की वैल्यू आ जाती है b प्लस a बाय 2। मतलब अगर हमें किसी के बीच का, ठीक है, किन्हीं दो पदों के का माध्य, समांतर माध्य निकालना है, तो उन दो पदों को ऐड करके उसको 2 से भाग कर देंगे तो समांतर माध्य आएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, इसमें कोई डाउट है पूछ सकते हैं। देखिए अब हम समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, ये चीज यहाँ पे आपके सामने मैं लिखता हूं। माना 4 और 16 के बीच समांतर माध्य क्या हो सकता है। कैसे निकालते हैं हम समांतर माध्य, 4 प्लस 16 बटे 2 और ये आ जाएगा 20 बटे 2 और ये आ जाएगा 10, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 4 फिर 10 और फिर 16। ठीक है, यही चीज हुई जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे, ये A, ये कैपिटल A और ये B, है ना। तो 4 और 16 के बीच 10 समांतर माध्य आ गया है। अब देखिए क्या ये AP है, क्या ये चीज AP है, ये हम अगर यहाँ पे डिस्कस करना चाहें तो ये AP है। कैसे, 4 और 10 के बीच में 6 का डिफरेंस है और 10 और 16 के बीच में फिर से 6 का डिफरेंस है, तो भाई इनका क्या है, सार्वमांतर सेम है, तो ये AP में है। अब मुझे बताइए अगर मैं लिखता हूं 4, 8, 12, 16, क्या ये AP है। तो यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, इसके बीच में 4 है, इन दोनों के बीच में भी 4 है, इनका भी सार्वमांतर सेम है, तो ये भी तो AP हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि भाई कोई अगर दो हमारे पास संख्याएं हैं तो उनके बीच में समांतर माध्य एक ही नहीं होता, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये चीज हमें पता लगती है। तो मैं इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बारी। तो भाई यहां से हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार दो संख्याओं
ए तथा बी कितनी भी संख्याओं तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा ए और बी के बीच कितनी भी संख्याओं को रखकर समांतर श्रेणी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं माना ए तथा बी के मध्य A1, A2, A3 और ये AN तक, ये A और B के जो बीच में आती हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, AN संख्याओं यहाँ पे अगर हम AP लिखें तो A और B के बीच क्या होंगी, A1, A2, A3 और ये जाता रहेगा AN तक और उसके बाद B आ जाएगा। ये संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कुल पदों की संख्या n+2 होगी। ये पॉइंट है जो आपको यहाँ पे नोटिस करना था कि भाई कुल पदों की संख्या n+2 कैसे होगी। देखिए 1 से लेके n तक तो ये हो गए और +2 मतलब एक ये और एक ये, दो पद ये भी अलग से हैं, तो इसीलिए बोला गया है कि कुल पदों की संख्या n+2 होगी। ठीक है, तो अंतिम पद यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम अंतिम पद की बात करें तो अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद तो B था, जैसे पहला पद A था, अंतिम पद यहाँ पे B है। तो हम अंतिम पद की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें A प्लस n क्या है, n+2 है, n-1 इंटू D, ऐसे ही लिखते हैं हम अंतिम पद। तो अंतिम पद को हम L से डिनोट करते हैं वैसे तो, और फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D, ये इसका फॉर्मूला होता है ना अंतिम पद का। तो यहाँ पे देखिए L की जगह B है और A प्लस n की जगह है n+2 -1 इंटू D, क्योंकि यहाँ पे कुल पदों की संख्या n+2 है इसीलिए। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, B = A प्लस n+2 -1 इंटू D। आगे इसको सॉल्व करेंगे, A प्लस n+1 इंटू D। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे,
ए को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो b माइनस ए इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू डी हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम d की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा b माइनस ए बाय n प्लस 1। ये सार्वंतर आ गया हमारा, सार्वंतर पता लग गया हमें, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए यहां पे अगर हमारे पास AP है, AP क्या था हमारे पास A, फिर A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN तक, फिर B है। तो जो ये आखिरी पद है ये कौन सा है, n+2 वाला है, ये है ना, ये n+2 वाला है। तो सबसे पहला पद क्या है, A1 बोल सकते हैं इसको, और जो ये A1 है इसको A2, A2 को इसको A3, A3 को A4 बोल सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं इनको। और इसको क्या बोलेंगे, AN+2, ठीक है। तो अब देखिए जो पहला पद है उसको तो A ही लिखते हैं, जो दूसरा पद है उसको A प्लस डी से डिनोट कर सकते हैं हम, तीसरा पद को A प्लस 2D, और जो चौथा पद है उसको A प्लस 3D, ऐसे करके एंड तक जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम A1 की बात करें तो A1 क्या है, ये पहला पद नहीं दूसरा पद है यहाँ पे, है ना, ये A प्लस डी आ रहा है, तो ये कितना कौन सा है, दूसरा पद है। दूसरा पद है, A2 से इसको डिनोट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा ये A प्लस डी। इसी तरह जो A2 है वो तीसरा पद है, इसको A3 से डिनोट कर सकते हैं A प्लस 2D। जो A3 है वो चौथा पद हो जाएगा, A4 से डिनोट कर सकते हैं A प्लस 3D। इस तरह से जो भी आपके आगे वाले पद आएंगे A4, A5, A6, उनको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों आपकी अर्थमेटिक मीन या फिर समांतर माध्य, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कोई अगर डाउट हो आप पूछ सकते हैं। इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम अगले सेशन में। अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से आपको समझना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए और हमने कॉन्सेप्ट भी किया समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन का। उम्मीद है अच्छे से आपने नोट डाउन किया होगा। इसको अब घर पे रिवाइज करना है, आपको अच्छे से समझना है इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इसी के आधार पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं कल। तो बच्चों ध्यान से करिएगा, कोई अगर डाउट होता है तो अगली क्लास में पूछ सकते हैं आप। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।